नमस्कार बच्चों, मैं विनोद कुमार SBV नंबर 1 शकूरपुर से। आज की हमारी जो वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय के द्वारा भेजी गई है वो है वर्कशीट नंबर 24 और जिसके अंदर हम मुगल साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारी वर्कशीट। तो लिखा है कि निम्नलिखित संकेतों के आधार पर मुगल बादशाह की पहचान कीजिए। तो उनकी विशेषताएं क्या दी हैं कि 13 वर्ष की आयु में वो बादशाह बन गए थे और सुलह कुल की उन्होंने स्थापना की और बैरम खां उनके संरक्षक थे। तो ये सारी विशेषताएं जो हैं किस मुगल बादशाह की थी, वो पिक्चर भी आपके सामने दी गई है। तो इस पिक्चर से आपको पहचानना है। तो बच्चों ये जो पिक्चर है ये है मुगल बादशाह अकबर। तो आज हम अकबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अकबर के प्रमुख सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो लिखा है कि 1556 से 1570 के समय अकबर अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से आज़ाद हो गया था। उसके बाद उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना तथा अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम और उज़्बेकों के विरोध को दबाने के लिए सैन्य अभियान भी चलाए थे। उसके पश्चात जो है 1556 में सिसोदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसके पश्चात 1570 में और 1585 के समय जो है गुजरात के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान भी चलाए। उसके पश्चात 1585 और 1605 के समय अकबर के साम्राज्य का पश्चिम की तरफ विस्तार हुआ और उन्होंने उत्तर पश्चिम में बहुत सारे अभियान भी चलाए। उसके पश्चात उन्होंने सफाविदों को हराया और कंधार पर कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी अपने राज्य से जोड़ लिया। जब मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो गई तो उनकी मृत्यु के पश्चात काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया और दक्कन के अभियानों की शुरुआत कर दी। बरार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी उन्होंने अपने राज्यों में मिला लिया। तो बच्चों ये थी अकबर के कुछ सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी। उसके बाद हम बात करते हैं अकबर की प्रशासनिक नीति के बारे में कि अकबर की प्रशासनिक नीति कैसी थी। तो इसमें लिखा है कि अबुल फजल ने जो अकबरनामा किताब लिखी है उसके अंदर ये लिखा है कि साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे और जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारियों को निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अधिकारी भी होते थे जैसे बख्शी, जिसको सैनिक वेतनाधिकारी भी कहते हैं, सदर जो धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री होता था, फौजदार जिसको सेना नायक कहते थे, कोतवाल जो नगर का पुलिस अधिकारी होता था। उसके बाद बात करते हैं हम अकबर की धार्मिक नीति की। तो अकबर ने जो है सुलह कुल की नीति का आरंभ किया जिसके अंदर प्रतिपादन मतलब सहिष्णुता, सहनशीलता की ये धारणा अपने अनुयायियों यानी कि जो मानने वाले हैं के मध्य भेदभाव नहीं करती थी और इनका केंद्र बिंदु थी नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो हर जगह लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो बच्चों ये थी अकबर के बारे में जानकारी। आज जो हमारा क्रियाकलाप है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों को। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि अकबर की धार्मिक नीति की विशेषताएं बताइए। तो अकबर की जो धार्मिक नीति है उसमें लिखा है कि अकबर ने सुलह कुल की नीति का आरंभ किया। सहिष्णुता की ये धारणा अपने अनुयायियों के मध्य भेदभाव नहीं करती। इनका केंद्र बिंदु थी धार्मिक नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो हर जगह लागू की जा सकती थी, जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था। तो पहले प्रश्न के आंसर में आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि अकबर के प्रशासन की विशेषताएं लिखिए। तो इसको हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये इतना, जिसमें लिखा है कि साम्राज्य कई सूबों में बटा हुआ था। सूबों के प्रशासक अधिकारी सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार की जिम्मेवारियां निभाते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जो दीवान कहलाता था। प्रशासन में सहायक अधिकारी भी थे जैसे बख्शी, सदर, फौजदार, कोतवाल आदि। तो बच्चों ये थी आज की वर्कशीट। धन्यवाद।